हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मजे में हैं? ओके स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या हैं, आवेशन की विधियां क्या हैं। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स होंगे। पहला, विद्युतदर्शी क्या होता है। विद्युतदर्शी के बारे में एक तरह का ये एक जुगाड़ है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उपकरण होता है जिसको हम पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे हम आवेश के गुणधर्म, जिसके अंदर आवेश का क्वांटीकरण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो और भी उसके आवेश के गुणधर्म भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा लास्ट में जो रहेगा वो आवेशों का क्वांटीकरण होगा। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की प्रथम इकाई स्थिर वैद्युतिकी का प्रथम अध्याय विद्युत क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स, आज का पहला टॉपिक विद्युतदर्शी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ है ये। कैसे होता है देखें, ये रहा आपके सामने। तो विद्युतदर्शी में क्या होता है, एक ये बोतल होती है और इस बोतल के ऊपर यहां पे एक धातु की चकती लगी होती है, धातु की डिस्क लगी होती है। उसके साथ में ये जो होती है, ये एक धातु की छड़ लगी होती है। और इस धातु की छड़ के नीचे यहां पे स्वर्ण पत्तियां यानी सोने की पत्तियां लगी होती हैं। हालांकि है तो जुगाड़, लेकिन है काफी महंगा। सोने की पत्तियां लगी हुई हैं यहां पे। कैसे काम करता है विद्युतदर्शी, क्या होता है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। डायग्राम को समझ लेते हैं, लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने इसके अंदर ली हैं। सबसे पहले ये ऊपर जो लिखी है, ये है हमारी धनावेशित। लिख लेते हैं इन सबको, क्या है ये, फिर इसको आगे पढ़ते हैं। धनावेशित छड़। अच्छा, डायग्राम तो समझे, लेकिन विद्युतदर्शी होता क्या है उसको समझ लें आप लोग। विद्युतदर्शी क्या है, ये आवेश को बताता है कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है। उसके संसूचन में काम आता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, उस सब चीजों को बताता है। छोटा सा जुगाड़ है। कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाऊंगा। क्या क्या इसके अंदर हमने ली है चीजें, वो बता देता हूं। धनावेशित छड़ है, सबसे ऊपर यहां पे जो लगी है ये धात्विक डिस्क लगी होती है। यहां पे जो रहता है, इस धातु की छड़ को रोकने के लिए यहां पे जो भी हमने मटेरियल लगाया है, ये कार्क होता है। बेसिकली ये कुचालक है एक तरह का। ये जो छड़ है, ये धातु की छड़ होती है। ये धात्विक छड़ है। और इस सारे सेटअप को हमने एक बोतल के अंदर रखा है। ये जो है, ये हमारी एक बोतल है। यहां नीचे सोने की पत्तियां लगी होती हैं। ये दो, कुछ इस तरह से ये दो पत्तियां लगी हुई हैं, जिनको हम बोलते हैं स्वर्ण पत्र। यहां पे ये जो है, ये भू संपर्क है। इस बोतल को आप अर्थिंग एक तरह से करने के लिए बिंदु होता है ये, तो इसको हम बोलते हैं भू संपर्क बिंदु। बड़ा सरल सा, सिंपल सा जुगाड़ है हमारा ये। तो विद्युतदर्शी हम पढ़ रहे हैं। विद्युतदर्शी क्या काम आता है, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, इसके संसूचन में काम आता है। दूसरी चीज, इसको आप विद्युतदर्शी कह सकते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी भी कह सकते हैं। यहां पे सोने की ये पत्तियां लगी होती हैं। ऊपर जैसे ही हम एक आवेशित छड़ को लेकर आते हैं, धनावेशित या ऋणावेशित, कैसे भी आवेश की छड़ कैसे काम करता है उसको देखते हैं। जब ये आवेशित छड़ को आप लेकर आए और इस धात्विक चकती से आपने इसको संपर्क में लेकर आए, तो जैसे ही इसको आप इस पर टच करते हैं तो धातु है, और धातु एक तरह का चालक पदार्थ होता है। चालक है तो आवेश को आगे बहने देता है। ये आवेश इसके माध्यम से, इस चकती के माध्यम से और इस छड़ के माध्यम से ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा। ये आगे क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आवेश को जैसे ही आप आगे रास्ता देंगे तो आवेश फैलना चाहता है, ताकि क्योंकि जो जैसे धनावेश हैं दो, तो दो धनावेशों में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के कारण ये दूर जाना चाहते हैं। जैसे ही आगे इनको रास्ता मिलता है तो ये दूर दूर जाने लगते हैं। तो यहां से जो भी आवेश था, ये आवेश इस चकती के द्वारा आगे की तरफ बढ़ता है, और ऐसे बढ़ता बढ़ता इनके ऊपर ये आवेश आ जाता है। इस तरीके से यहां तक ये आवेश पहुंचेगा। जब यहां पे इन दोनों पत्तियों पे आवेश आ गया, तो एक तरह से ये दोनों पत्तियां ऐसे पास पास थी, और अभी इनके अंदर कुछ आवेश आया। जैसे ही इनके ऊपर आवेश आता है तो दोनों में, यहां धनावेश और धनावेश में प्रतिकर्षण होता है। बहुत पतली पत्तियां, हल्की पत्तियां ले रखी होती हैं, और धनावेश में प्रतिकर्षण के कारण ये पत्तियां फैल जाती हैं।
पत्तियां फैल रही हैं, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये जो धनावेशित छड़, यानी ये जो छड़ थी ये आवेशित छड़ थी एक तरह से, और आवेशित छड़ होने के कारण ये दोनों पत्तियां दूर दूर हो गई। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो छड़ थी ये आवेशित है या अनावेशित है। अब दूसरा देखें, अगर इस छड़ की जगह पे हम दूसरी, अभी धनावेशित छड़ थी, धनावेशित छड़ के कारण ये दोनों दूर दूर हो गए, अब दूसरी एक छड़ लेकर आते हैं और वो भी धनावेशित है, वो भी धनावेशित होगी, यहां फिर से इसको छुएंगे तो और आवेश इधर से आएगा और इन पत्तियों के ऊपर और ज्यादा आवेश आ जाएगा। पहले दोनों धनावेशित थी, और ज्यादा आवेश आएगा, और ज्यादा आवेश आएगा तो और ज्यादा प्रतिकर्षण होगा और ये पत्तियां और दूर दूर हो जाएंगी। तो हमें पता चल गया कि पहले हमने धनावेशित टच की थी इसके ऊपर, हमें पता था कि धनावेशित छड़ के इसके संपर्क में हम लेकर आए हैं। अब दोबारा फिर से धनावेशित आई है, इस बात का पता कैसे चल रहा है कि पत्तियां और दूर दूर फैल रही हैं। अगर ये पत्तियां दूर दूर फैलने के बजाय नजदीक आती तो इसका मतलब कैसी छड़ हमने यहां पे टच की है? ऋणावेशित। क्योंकि ऋणावेशित छड़ यहां टच करेंगे तो जो धनावेश पहले से था वो धनावेश वापस चला जाता है, वापस जाएगा तो ये पत्तियां थोड़ी नजदीक आ जाती हैं। तो यानी हमें पता चल रहा है कि आवेश है या नहीं है, ये पता चल रहा है। दूसरा कि जैसे जो भी आप छड़ लेकर आ रहे हैं उस पर धनावेश है या ऋणावेश है, इस बात का पता भी हम उस पर लगा सकते हैं। तो ये सिंपल सा ये उपकरण था विद्युत दर्शी। उम्मीद आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये चीजें। अगर देखिए, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स में लिखकर मुझे बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या चीज समझ आ रही है, क्या नहीं आ रही है, कैसे कोई चीज आपको समझाई जाए। ताकि एक दूसरा ये होता है कि स्पीड जो रहती है कम ज्यादा होती है, उसकी भी थोड़ी दिक्कत होती है। एक किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं तो उसके साथ एक ट्यूनिंग बहुत जरूरी होती है कि आपकी एक फ्रीक्वेंसी उससे मैच हो जाती है, तो उसके बाद में चीजें ईजी होती हैं आपको समझना। तो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखकर बताते रहा करें कि सर ये चीज समझ आई है, इसमें ऐसे समझ नहीं आया, वो समझ, जो भी आपके डाउट्स या जो भी कुछ अगर सजेशन भी अगर आपकी तरफ से हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आवेशों के गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब आप समझते हैं, कोई भी आवेश है तो उस पे कैसे वो बर्ताव करता है, या फिर यूं कहें कि किस किस प्रकार से वो अपना बर्ताव दर्शाता है, तो वो होते हैं इनके गुणधर्म। सबसे पहला है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या है देखना। विद्युत आवेश जो होता है ये एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अदिश राशियों में और सदिश राशियों में क्या फर्क है मैं इसे आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये बहुत परेशान करती है चीज। अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, हमें अगर ये नहीं पता होता है उससे आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, अदिश राशि क्या है? जिसमें दिशा नहीं होती है, यानी जिसे परिभाषित करने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, तो वो अदिश राशियां होती हैं। सदिश राशि कौन सी होती है? जिनमें दिशा की जरूरत होती है। बहुत अच्छा इसका उदाहरण मैं देता हूं अक्सर जब भी सदिश सदिश को पढ़ाता हूं। जैसे आप एक किसी टेबल को आप धक्का लगा रहे हैं, मैं आपसे कहूं कि इस टेबल को आप खिसका दें। खिसकाना मतलब धक्का लगाना, धक्का लगाना मतलब बल लगाना। तो बल लगाएंगे तो आप पूछेंगे कि किधर खिसकाऊं, किधर का मतलब आप दिशा पूछेंगे ना। तो जब बल की बात कर रहे हैं तो दिशा जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने आपको कहा कि इस टेबल को खिसका दें और मैंने कहा तो था मेरी तरफ खिसकाने के लिए, आपने खिसका दी दूर, तो गड़बड़ हो गई। यानी बल के लिए दिशा की जरूरत है हमें। दिशा भी उस चीज को पूरी तरह से परिभाषित करती है, पूरी तरह से एक तरह से एक निर्धारित करती है। तो बल लगाने के लिए आपको दिशा बतानी जरूरी है, यानी दिशा का होना जरूरी है। किसी एक दिशा में ही बल लगता है। तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि, इसमें दिशा है। अदिश राशि का उदाहरण देखें। जब आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब टाइम क्या हो गया, तो आप ऐसा कभी नहीं बोलते कि भाई साहब 9 बज गए ऊपर की तरफ, नहीं बोलते ना, 10 बज गए इस तरफ। यानी डायरेक्शन का कोई उसमें लॉजिक नहीं है, कोई उसमें मतलब नहीं है। तो दिशा की जब जरूरत नहीं है आपको, तो वो कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां। सिंपल आप बोलते हैं 9 बज गए, 10 बज गए। आपसे कोई ये कहे अच्छा 9 बज गए, तो बज गए का मतलब समय की बात करें। समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। एक उदाहरण और देखें। आप कभी भी किसी दुकान पे जाते हैं सामान लेने, तो ऐसा कभी नहीं कहते कि भाई साहब 1 किलो गुड़ दे दो इस तरफ, 1 किलो गुड़ दे दो इस तरफ। डायरेक्शन नहीं बोलते ना उसमें, क्योंकि गुड़ 1 किलो, किलो मतलब किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान की हम बात करें, और द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो अदिश राशि द्रव्यमान में आपको दिशा की जरूरत नहीं है। वैसे ही आवेश जो होता है ये एक अदिश राशि, इसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं होता है। अदिश राशियों को जोड़ते टाइम हम क्या करते हैं? सीधे सीधे जोड़ देते हैं। 2 + 5 = 7। 2 + -1 बराबर कितना होगा? 1 होगा।
यानी प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाते हैं, प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो वो जो माइनस में है वो माइनस हो जाएगी। -2 और -2 कितने होंगे? -4। बस इसी तरीके से आवेश जोड़ते हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उदाहरण लिख लेते हैं इसके। देखिए सिंपल सा गुणधर्म है और आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा ये। जैसे मैंने कहा कि +3 कूलाम और +7 कूलाम कितना होगा, तो सीधे सीधे जोड़ते हैं आप, +10 कूलाम होगा। आपसे कोई कहे कि +5 माइक्रो कूलाम, ये जो लिखा है ये माइक्रो है और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। इस चीज को आप लोग याद रखना। तो ये एक तरह से 5 × 10⁻⁻⁶ कूलाम है ये, ठीक है। और 5 माइक्रो कूलाम के अंदर आप जोड़ रहे हैं -3 माइक्रो कूलाम। अब जोड़ना मतलब एक तरह से घटा रहे हैं इसको। तो 5 माइक्रो कूलाम जो धनावेश था उसमें आप 3 माइक्रो कूलाम ऋणावेश को जोड़ेंगे तो कुल कितना आएगा? तो कुल आएगा 2 माइक्रो कूलाम धनावेश। ये सिंपल सा तरीका है इसको जोड़ने का। अगर आपको 2 ऋणावेश दे रखे हो यानी -4 माइक्रो कूलाम और उसमें आप जोड़ दें -2 माइक्रो कूलाम, तो ये दोनों जुड़ के कितना देंगे? -6 माइक्रो कूलाम। माइनस माइनस की तो जुड़ेंगी तो माइनस का उत्तर इसमें आएगा। इस तरीके से आवेशों की योज्यता होती है। यह था हमारा पहला गुणधर्म। आसान था, समझ आया होगा, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरा है विद्युत आवेश की निश्चरता। विद्युत आवेश की निश्चरता से क्या तात्पर्य है समझना जरा। देखिए विद्युत आवेश की निश्चरता क्या होती है। एक मिनट, इसे मैं एडजस्ट कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए विद्युत आवेश की निश्चरता का मतलब है विद्युत आवेश जो है इसका मान इसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, दूसरा इसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी आपने अगर निर्देश तंत्र लिया है, उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष अभी कोई वस्तु, कोई भी कण है जिसपे आवेश है वो यहां रखा हुआ था और मान लीजिए उस पर 2 माइक्रो कूलाम आवेश है। अब इसे अगर उठाकर यहां रख दें तो इसका आवेश बदलेगा नहीं, वही 2 माइक्रो कूलाम रहने वाला है। पहली चीज तो यह कि निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसकी स्थिति परिवर्तित होने से इस आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता है। दूसरी चीज, वेग के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। यानी जैसे ये कोई वस्तु है, यहां पे इसके ऊपर जो भी आवेश है वो 2 माइक्रो कूलाम है, जो कण था उसके ऊपर। अब ये कण अगर तेज गति से चलने लग जाए, चाहे कितना भी तेज गति से चले, इसका आवेश यही 2 माइक्रो कूलाम रहने वाला है। द्रव्यमान के साथ ऐसा नहीं होता है। द्रव्यमान जो होता है ये अगर आपने तेज गति से इसको चलाया, यानी प्रकाश की गति के आसपास गति से अगर ये दौड़ने लग जाए तो इसका द्रव्यमान कम हो जाता है। ये चीज आप लोग जानते हैं पहले से, लेकिन आवेशों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये है विद्युत आवेश की निश्चरता। आप इसको पढ़ सकते हैं, जो यहां लिखा है इसे वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखें, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो गुणधर्म है उसको देखें। तीसरा गुणधर्म आप लोग सब जानते हैं, जैसे ऊर्जा का संरक्षण होता है। तो ऊर्जा संरक्षण में आपने पढ़ा है कि ना तो ऊर्जा को निर्मित किया जाता है, ना उसे समाप्त किया जाता है, खत्म किया जाता है। तो वही चीज है, विद्युत आवेश जो है ये संरक्षित रहता है। संरक्षण का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए, अब ये 100 रुपए आपकी पॉकेट में है, आपकी जेब में है, और आप पूरा बाजार घूम के आ गए, किसी को 10 रुपए दिए, किसी से 10 रुपए वापस लिए, लेकिन वापस घूम फिर के जब आप आए तो आपके पास वही 100 रुपए हैं। यानी पूरी एक प्रक्रिया के थ्रू आप गुजर लिए, लेकिन फिर भी आपके पास जो पैसे थे, रुपए जो थे, वो उतने के उतने हैं, यानी संरक्षित हैं। तो ये संरक्षण होता है। ऐसे ही विद्युत आवेश जो होता है, इसका संरक्षण कैसे होता है? कोई भी प्रक्रिया होगी उसके अंदर कुल आवेश जितना पहले था उतना ही बाद में रहने वाला है। कहीं से नया नहीं बनेगा, कहीं से खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। यानी अगर बनेगा भी तो वो युग्म के रूप में बनेगा, यानी जितना धनावेश बनेगा उतना ही ऋणावेश बन जाएगा। तो जितना धनावेश बना उतना ऋणावेश, दोनों का कुल असर देखें तो वही मिलके शून्य आता है। लिख सकते हैं हम, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है तथा यह किसी भी प्रक्रिया या अनुक्रिया के संपन्न होने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। उदाहरण देखें, जैसे आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, शुरू में दोनों पे आवेश नहीं है, दोनों अनावेशित है। जब आपने इसको एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो एक पे धनावेश, एक पे ऋणावेश आ रहा है। जब इन दोनों पे एक पे धनावेश, एक पे ऋणावेश आएगा तो ये बराबर मात्रा में आता है।
पहले दोनों उदासीन थे क्योंकि शून्य आवेश था। अब दोनों का कुल अगर मिलाकर देखा जाए तो अब भी शून्य रहेगा और दोनों पे आवेश शून्य है, नहीं आवेश संरक्षित है। जितना पहले था उतना बाद में, जीरो था पहले, अब भी कुल जीरो है, तो आवेश संरक्षित रहता है। ये था तीसरा गुणधर्म। अब आ रहा है चौथा और सबसे खतरनाक या सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं। ये चौथा गुणधर्म ध्यान से समझ लेना, पेपर में क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है। कई बार इस पे क्वेश्चन आता है, आया है, कई बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है? जब किसी राशि का, किसी भौतिक राशि का आप आदान प्रदान करें और वो सतत ना होकर विविक्त हो, बड़े भारी शब्द बोल रहा हूं मैं, लेकिन सुन ले, मैं समझा दूंगा। सतत ना होकर विविक्त अगर आदान प्रदान हो रहा है तो उसकी प्रकृति हम क्वांटम प्रकृति मानते हैं। क्या इसका मतलब है? देखिए, जैसे अगर मैं कहूं कि पानी जो है, पानी जब बहेगा तो पानी कैसे बहता है? पानी बहता हुआ पानी आपको एक लगातार एक नजर आएगा, कहीं पे उसमें टुकड़े नजर नहीं आते हैं, ऐसे वो टुकड़ों के रूप में नजर नहीं आता है, एक सतत नजर आता है, ठीक है, कंटिन्यूअस नजर आता है। कहीं पे भी वो टूटा हुआ या ऐसे छोटे छोटे टुकड़े अलग से नजर आ रहे हो, ऐसा नजर नहीं आता, एक सतत एक लगातार नजर आता है। लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए, माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए, उसका बहुत सूक्ष्म जो रूप से देखा जाए तो उसके अंदर छोटे छोटे अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, और वो अणु उसके अंदर चल रहे होते हैं, तो वो अणुओं के रूप में विविक्त है ना, ठीक है। वैसे ही होता है आवेश जो है, ये जब मैक्रोस्कोपिकली बड़े रूप में देखा जाए, बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये हमें सतत दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में देखा जाए तो आवेश जो है ये विविक्त होता है, यानी छोटे छोटे कणों में विभाजित होता है। और सबसे छोटी जो इकाई होती है इसकी, उसको हम बोलते हैं क्वांटम। आवेश की सबसे छोटी इकाई जो रहेगी वो होती है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है या एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो, और उसे हम लिखते हैं, उसका मान मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट ने मिलिकन तेल बूंद प्रयोग किया था, उसमें उसका मान बताया था, और वो बताया था, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश, दोनों पर जो आवेश है इसको ई से लिखा जाता है, ई से लिखते हैं। और ये ई जो होगा, ये प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। तो प्रोटॉन के बारे में लिखेंगे तो यहां प्लस लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखेंगे तो यहां माइनस लगा देंगे, सही है। और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और ये मान मिलिकन तेलबूंद प्रयोग से पता चला। यानी कि जैसे मैंने कहा कि ये एक वस्तु है, इस पे कुछ आवेश है, तो ये आवेश कैसे आया होगा? इलेक्ट्रॉन इस पे आए होंगे या इलेक्ट्रॉन इससे गए होंगे, और इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आवेश इसके ऊपर आया। मैंने कहा इसके ऊपर कुछ ऋणावेश है तो इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन आए होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन इतने आ गए कि उन सब का आवेश मिलकर इसके ऊपर जो आवेश है उसके बराबर हो गया। देखिए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करें तो इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, मैंने कहा ये एक कोई, जैसे आपने कोई भी वस्तु ली है, अब इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर कितना आवेश आएगा? इसके ऊपर आवेश आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और कैसा? ऋणावेश आएगा। अब मैं इसे एक के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, 2 इलेक्ट्रॉन इसे अगर आप देंगे तो जो Q आने वाला है वो कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा। किसका? इस -1.6 इंटू 10⁻⁻19 का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इतना आवेश लेकर आएगा, दूसरा फिर इतना लेकर आएगा, तो 2 आवेश मिलके कुल 2 गुना ले आएंगे इसका। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आपने यहां पे इसको दिए तो Q कितना होने वाला है? 3 गुना, ऐसा हम लिख सकते हैं, या फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3E, और कैसा? माइनस, तो -3E से आप लिख सकते हैं कि इस पे जो आवेश आएगा वो -3E, और E का मान कितना होगा? तो E का मान आप ये लिखेंगे इसके अंदर, फिर प्लस माइनस दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कहूं अगर N इलेक्ट्रॉन आपने इसको दे दिए तो इस पे आवेश कितना आने वाला है? तो 3 की जगह पे आ जाएगा N और E, तो NE। अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उस पे आवेश आएगा माइनस का, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो इसके ऊपर आवेश आएगा धन आवेश, तो Q बराबर प्लस माइनस NE यहां से होने वाला है। ये इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है आवेश के क्वांटीकरण का। एक छोटे से उदाहरण से और बताता हूं मैं आपको, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि क्वांटीकरण का क्या मतलब है। देखिए, अब मैंने आपको एक बड़ा सा बर्तन दे दिया, उस बर्तन के अंदर आपने
पानी भर दिया, ठीक है। अभी पानी भरा हुआ है तो वो पानी, या फिर दूध समझ लीजिए, उसके अंदर दूध से उस पूरे बर्तन को भर लिया, और जब दूधिया एक है, एग्जाम्पल आप समझिए, दूधिया के पास पूरा बर्तन में भरा हुआ दूध है, अब वो उसमें से दूध निकाल कर किसी दूसरे बर्तन की मदद से दूध देता है। जब बर्तन की मदद से आप दूध देंगे तो उसमें एक फिक्स क्वांटिटी निकल के नहीं आती है, एक यूं कह सकते हैं कि फिक्स मात्रा में दूध नहीं आ रहा है, कितना भी आप उसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसी बर्तन को आप उसके अंदर रखे हुए सारे दूध को थैलियों में बंद कर दें, यानी थैलियां भर दें उससे और उन थैलियों को बंद करके रख दें, और अब वो एक थैलियों में विभाजित हो चुका है सारा दूध। जब उस दूध को आप ट्रांसफर करेंगे तो एक एक थैली उठाकर आप ट्रांसफर करेंगे, एक थैली देंगे तो उस थैली में जितना दूध है उतना दूध जाएगा, और उसके गुना में जितनी थैलियां आप भेजेंगे, 10 थैली भेजी तो एक थैली का दूध गुना 10, इस तरह से तो दूध का स्थानांतरण होगा उसके अंदर से। तो ये जो स्थानांतरण है ये क्वांटम प्रकृति को दर्शा रहा है कि सतत नहीं है, एक टूटे हुए टुकड़ों के रूप में स्थानांतरण हो रहा है। तो वो होते हैं हमारी क्वांटीकरण एक तरह से, यानी आपने उस चीज को क्या कर दिया, क्वांटीकृत कर दिया है। तो ये है आवेशों का क्वांटीकरण, यानी आवेश जो है ये क्वांटीकृत होते हैं, ना कि सतत। ठीक है, तो ये था आवेश का क्वांटीकरण। इस पे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूमेरिकल की। जैसे आपको ये कहा जा सकता है कि एक उदाहरण से देख लें, किसी वस्तु के ऊपर 5 माइक्रोकूलाम आवेश है, तो आपसे पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन, 5 माइक्रोकूलाम धनावेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकले होंगे। तो ई का मान यहां रख दें, आप एन का मान यहां से निकाल सकते हैं, इसको इधर भाग में लेके जाएंगे, एन बनेगा 5 गुना माइक्रो को आप लिख सकते हैं 10 की घात -6 बटे, ये इसमें भाग में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, तो इसका जो भी मान आएगा वो एन का मान आ जाएगा कि उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको इससे भेजने पड़ेंगे बाहर की तरफ। तो उतना आवेश 5 माइक्रोकूलाम आवेश आपका आ जाएगा किसी भी वस्तु के ऊपर। तो ये था आज की वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगली वीडियो में होगा हमारा कूलाम का नियम। ठीक है, तो देखते रहिए आप लोग इलेक्ट्रिफाइड कॉन्सेप्ट्स। खुश रहिए, मस्त रहिए, और आप वीडियो देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं मेरे साथ, इसके लिए आप समय दे रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।